नमस्कार। आज हम भारत की आज़ादी और बंटवारे की उस कहानी को समझेंगे जिसने हमारे सबकॉन्टिनेंट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस कहानी को समझने के लिए हम सहारा लेंगे एक बहुत ही मशहूर और हाँ, थोड़ी विवादास्पद किताब का, जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र और देखते हैं कि उस दौर में असल में हुआ क्या था। जरा सोचिए, 14 अगस्त 1947 की आधी रात दिल्ली में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और लोग इसे एक अच्छी शुरुआत का संकेत मान रहे थे। और ठीक उसी वक्त भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये ऐतिहासिक शब्द कह रहे थे। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये एक ऐलान था कि 200 साल की गुलामी की रात अब खत्म हो रही है। लेकिन जहां एक तरफ आज़ादी के जश्न की रोशनी थी, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत गहरे अंधेरे ने भी दस्तक दी थी। तो सवाल ये उठता है कि इस आज़ादी की, जिसे हम आज महसूस करते हैं, उसकी असली कीमत क्या थी? उसे चुकाने के लिए क्या-क्या दांव पर लगा था? तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शख्स से जिसके कंधों पर ब्रिटिश साम्राज्य को समेटने की जिम्मेदारी थी। नाम था लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय। उनका मिशन सुनने में तो सीधा था, पर करने में लगभग नामुमकिन। ब्रिटिश राज का अंत करो और सत्ता भारतीयों को सौंप दो। तो मार्च 1947 में जब माउंटबेटन भारत आए, तो यहां हालात कह सकते हैं तूफान की तरह थे। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो एक जुड़े हुए अखंड भारत का सपना देख रही थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो कह रही थी कि नहीं, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनना ही चाहिए। अब माउंटबेटन को इन्हीं दो के बीच कोई रास्ता निकालना था। यहां देखिए, इस टकराव के तीन मुख्य चेहरे थे। जवाहरलाल नेहरू, जिनका विजन था एक मॉडर्न सेक्युलर और एक भारत का। मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपनी बात पर अड़े थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन चाहिए ही चाहिए। और फिर थे महात्मा गांधी, जो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे और इस बंटवारे के ख्याल से ही पूरी तरह टूट चुके थे। वो तो एक अखंड भारत चाहते थे। और इन्हीं अलग अलग विचारों के बीच माउंटबेटन बहुत जल्द समझ गए कि अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है, बंटवारा करना ही पड़ेगा। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सटीक नाम देती है, इतिहास का सबसे जटिल तलाक। तो ये बंटवारा असल में था क्या? ये सिर्फ जमीन पर लकीर खींचना नहीं था। ये ब्रिटिश भारत को धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांटना था। एक भारत जहां हिंदू ज्यादा थे और एक पाकिस्तान जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। सोचिए, एक ही देश, एक ही संस्कृति और एक ही इतिहास को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। और दिक्कत ये थी कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में किया गया। माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख करीब एक साल पहले खिसकाकर 15 अगस्त 1947 तय कर दी, और बॉर्डर बनाने का काम एक ऐसे अंग्रेज वकील को दिया गया, सिरिल रेडक्लिफ, जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते मिले कि नक्शे पर एक लाइन खींच दो और करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला कर दो। और ये जो 15 अगस्त की तारीख है ना, इसके पीछे की कहानी तो और भी अजीब है। ये कोई सोच समझकर चुनी हुई तारीख नहीं थी। हुआ ये कि माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक ही इसका ऐलान कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो तारीख थी जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था। मतलब भारत की किस्मत की तारीख एक व्यक्तिगत एनिवर्सरी से तय हो गई। तो इस जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जहां दिल्ली जैसे शहरों में आज़ादी का जश्न मन रहा था, वहीं दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल की नई सीमाओं पर खून की होली खेली जा रही थी। एक ही वक्त में आज़ादी और तबाही दोनों साथ साथ चल रहे थे। जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लाखों लोग, सबके चेहरे पर एक नई उम्मीद, एक नई सुबह की खुशी। नेहरू लाल किले से तिरंगा फहरा रहे हैं। हवा में एक नया जोश था, एक नए भविष्य का सपना था। लेकिन दिल्ली के इस जश्न से बहुत बहुत दूर पंजाब और बंगाल के गांवों में लोगों को ये तक नहीं पता था कि रातों रात खींची गई उस रेडक्लिफ लाइन ने उन्हें हिंदुस्तानी बना दिया है या पाकिस्तानी। और जैसे ही ये खबर फैली, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हो गया। आंकड़े रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 से 2 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जड़ें, सब कुछ छोड़कर अनजान भविष्य की तरफ भागना पड़ा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 से 2 करोड़ इंसानी त्रासदियां हैं। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। ये नफरत और हिंसा का ऐसा सैलाब था जिसने सबको डुबो दिया। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में लाशों से भरी ट्रेनों का जिक्र है, उन नहरों का जिक्र है जिनका पानी इंसानी खून से लाल हो गया था।
लाखों लोग मारे गए, परिवार बिछड़ गए और दिलों में ऐसे जख्म रह गए जो शायद आज तक नहीं भरे हैं। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही है। वो इंसान जिसने अहिंसा के दम पर देश को आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी, वो दिल्ली के जश्न में शामिल ही नहीं थे। वो इस दिन बंगाल के दंगाग्रस्त गांवों में पैदल घूम रहे थे, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। वो इस बंटवारे को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। तो इन घटनाओं ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका असर आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे दिखता है। और यही बहस फ्रीडम एट मिडनाइट किताब को लेकर भी होती है कि क्या ये किताब हमें पूरी सच्चाई बताती है। बंटवारे का दर्द अभी ताज़ा ही था कि आज़ादी के बस कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। ये उस नए नए आज़ाद हुए देश के लिए एक और बहुत बड़ा सदमा था। अब देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि फ्रीडम एट मिडनाइट किताब जितनी पॉपुलर है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। एक तरफ तो ये कहानी को बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताती है, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह, लेकिन दूसरी तरफ कई इतिहासकार कहते हैं कि ये कहानी अंग्रेज़ों के नज़रिए से लिखी गई है। इसमें लॉर्ड माउंटबैटन को हीरो की तरह दिखाया गया है और बंटवारे की सारी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक जिन्ना पर डाल दी गई है। आलोचकों का यह भी कहना है कि यह किताब बड़े बड़े नेताओं पर तो फोकस करती है, लेकिन उन करोड़ों आम लोगों की आवाज़ को अनसुना कर देती है जिन्होंने असल में इस दर्द को सहा था। तो आखिर में फ्रीडम एट मिडनाइट हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। सवाल ये कि इतिहास कौन लिखता है और किसकी कहानी सुनाई जाती है? क्या इतिहास सिर्फ राजाओं, नेताओं और विजेताओं की कहानी है, या उन करोड़ों आम लोगों की भी जिनकी कहानियां अक्सर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। 1947 की रात। मुझे लगता है इस तारीख के बारे में हम सबने इतिहास की किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ दिल्ली के शानदार सरकारी भवनों में जहां संविधान सभा की बैठक हो रही थी, वहां रोशनी और उल्लास का माहौल था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर आधुनिक भारत का सपना बुना जा रहा था। लेकिन ठीक उसी समय उस नई खींची गई सीमा रेखा के दोनों तरफ पंजाब और बंगाल की नहरें खून से लाल हो रही थीं। ट्रेनें पटरियों पर दौड़ तो रही थीं, लेकिन स्टेशन पर जब रुकती थी ना, तो उनमें कोई जिंदा इंसान नहीं होता था। सिर्फ लाशें होती थी। हाँ, एक तरफ शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे और दूसरी तरफ एक सदियों पुराना समाज बीच से फट रहा था। देखिए, इस भयानक विरोधाभास को समझे बिना ना 1947 की घटनाओं का विश्लेषण करना लगभग असंभव है। इतिहास अक्सर हमें बस एक साफ सुथरी कानूनी प्रक्रिया दिखाता है कि बस कागजों पर दस्तखत हुए और सत्ता का हस्तांतरण हो गया। एकदम सही। लेकिन जमीन पर ये इतिहास के सबसे प्रलयंकारी और विनाशकारी भूकंपों में से एक था। और आज के इस गहन विश्लेषण, यानी हमारी आज की इस डीप डाइव का यही मुख्य उद्देश्य है। हम डोमिनिक लापियरे और लैरी कॉलिंस की विश्व प्रसिद्ध किताब फ्रीडम एट मिडनाइट और कुछ अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालेंगे। मतलब हमारा लक्ष्य है कि हम उन चंद महीनों की घटनाओं को बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से समझें। बिल्कुल, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के। हम देखेंगे कि नेताओं की बैठकों में जो फैसले लिए गए, उनके पीछे की असली वजहें क्या थी और उन फैसलों का करोड़ों आम लोगों पर क्या असर पड़ा। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सत्ता हस्तांतरण के उस माहौल की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू अपना वो मशहूर ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, वो व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स वाला। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आजादी के लिए जागेगा। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ लॉर्ड माउंटबैटन का क्या, जो ब्रिटिश राज के अंतिम वॉइसरॉय थे? वो तो बस इस पूरी प्रक्रिया को खत्म करके भागने की बहुत भयानक जल्दबाजी में थे, है ना? बिल्कुल। और माउंटबैटन की ये जल्दबाजी महज उनकी कोई व्यक्तिगत पसंद नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक और आर्थिक कारण था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का असर। एकदम सही पकड़ा आपने। युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी। 1945 के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुका था। ओह, तो उनके पास भारत जैसे इतने विशाल उपनिवेश को संभालने के पैसे ही नहीं बचे थे? पैसे भी नहीं थे और सैन्य संसाधन भी नहीं। जब भारतीय नौसेना में विद्रोह होने लगे और सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा, तो लंदन में बैठी सरकार डर गई। उन्हें लगा कि अगर जल्दी नहीं निकले तो फंस जाएंगे। हाँ, उन्हें एहसास हो गया कि वो एक भयानक गृह युद्ध में फंसने वाले हैं।
इसलिए माउंटबेटन को भारत भेजने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि जल्द से जल्द और किसी भी तरह ब्रिटिश सत्ता की वापसी सुनिश्चित की जाए। ये तो मतलब एक तरह से साम्राज्य की फायर सेल थी, जल्दी से सब कुछ समेटो और निकल लो। बिल्कुल भागने वाली बात थी। लेकिन जब सत्ता का बंटवारा होता है तो सिर्फ कागजों पर दस्तखत तो नहीं होते ना। स्रोत सामग्री में जिस तरह से इस बंटवारे का वर्णन है वो इतिहास के सबसे बेतुके और दर्दनाक तलाक जैसा लगता है। बेतुका इसलिए क्योंकि देश के संपत्तियों का बंटवारा इस हद तक हास्यास्पद हो गया था कि दफ्तरों में मेज और कुर्सियां बांटी जा रही थी। अरे मैंने तो ये भी पढ़ा कि पुलिस के बैंड बांटे जा रहे थे। बकायदा तय हो रहा था कि ड्रम कौन सा देश रखेगा और ट्रम्पेट किसके हिस्से में जाएगा। हाँ, और पुस्तकालयों में डिक्शनरी के पन्ने फाड़कर आधे भारत और आधे पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। एक मिनट, डिक्शनरी के पन्ने? ये तो मतलब पागलपन है। ये महज जमीन का बंटवारा नहीं था, ये एक जीती जागती संस्कृति को बीच से चीरने की कोशिश थी। बंटवारे की ये प्रक्रिया जितनी हास्यास्पद दिखती है, अंदर से उतनी ही खौफनाक थी। हर छोटी चीज पर दावा ठोका जा रहा था। क्योंकि दोनों नए राष्ट्र अपनी एक नई पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगे थे। और इस पूरी जद्दोजहद को दिशा दे रहे थे 4 प्रमुख लोग, जिनकी विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। माउंटबेटन को तो बस जल्द से जल्द निकलना था। नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। सरदार पटेल का पूरा ध्यान प्रशासनिक ढांचे को टूटने से बचाने और रियासतों को संभालने पर था। और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, वो हर कीमत पर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। हाँ, लेकिन इन सभी राजनीतिक दिग्गजों के बीच ना एक नाम ऐसा है जिसकी अनुपस्थिति सबसे ज्यादा चौंकाती है। महात्मा गांधी। दिल्ली में जब आजादी के जश्न में तिरंगा फहराया जा रहा था, तब राष्ट्रपिता वहां थे ही नहीं। वो उस वक्त बंगाल के नोआखाली के घने जंगलों और गांवों में नंगे पैर घूम रहे थे, जहां भयानक सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, और वो वहां अकेले शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ राजधानी में उत्सव चल रहा था और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी इस आग को अपने दम पर बुझाने में लगा था। देखिए, गांधी जी के लिए आजादी का मतलब कभी भी सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। उनका मानना था कि अगर समाज में भाईचारा ही नहीं रहा तो इस राजनीतिक आजादी का कोई मोल नहीं है। उन्होंने तो शुरुआत में यहां तक कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। बिल्कुल, लेकिन जब उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता बंटवारे को मान चुके हैं और हालात बेकाबू हो गए हैं, तो उन्होंने राजनीति छोड़ दी और समाज को बचाने निकल पड़े। नोआखाली में उनका ये शांति मिशन उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे दुखद नैतिक जीत थी। एकदम सही। खैर, यहाँ कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेती है, और ईमानदारी से कहूं तो ये हिस्सा किसी जासूसी उपन्यास जैसा लगता है। आप उस मेडिकल सीक्रेट की बात कर रही हैं ना? हाँ, फ्रीडम एट मिडनाइट में एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश किया गया है जिसे पढ़कर कोई भी हैरान रह जाए। किताब के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की एक जानलेवा बीमारी थी। उनके फेफड़े खत्म हो रहे थे और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जानकारी सिर्फ उनके हिंदू डॉक्टर को पता थी, जिसने एक डॉक्टर की गोपनीयता की शपथ निभाते हुए इस राज को बस एक तिजोरी में बंद रखा। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। तो किताब दावा करती है कि अगर माउंटबेटन को जिन्ना की इस बीमारी का पता होता तो वो भारत का विभाजन टाल देते। एक मिनट, क्या सच में एक मेडिकल रिपोर्ट का छिपना दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के बनने का कारण बन सकता है? ये दावा इतिहास के सबसे बड़े क्या होता अगर वाले सवालों में से एक है। देखिए, कूटनीति में जानकारी ही असली ताकत होती है। मतलब अगर माउंटबेटन को या कांग्रेस के नेताओं को बस थोड़ी सी भनक लग जाती। हाँ, अगर उन्हें पता चल जाता कि पाकिस्तान की मांग करने वाली सबसे मजबूत आवाज बस कुछ ही महीनों की मेहमान है, तो रणनीति पूरी तरह बदल जाती। माउंटबेटन का पहला काम तो भारत को अखंड रखना ही था। और जिन्ना मुस्लिम लीग की रीढ़ थे, उनके बिना पाकिस्तान की मांग शायद इतना जोर नहीं पकड़ पाती। बिल्कुल, ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े भू राजनीतिक फैसले अक्सर इंसानी कमजोरियों, छोटी छोटी घटनाओं और व्यक्तिगत रहस्यों पर टिके होते हैं। मतलब अगर उस डॉक्टर ने अपनी पेशेवर नैतिकता को बस एक बार किनारे रख दिया होता तो शायद आज दक्षिण एशिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता। ये सोचने वाली बात है। लेकिन रहस्य अपनी जगह है और जमीनी हकीकत अपनी जगह। नेताओं ने नक्शे पर लकीर तो खींच दी, लेकिन उसकी कीमत किसने चुकाई? आम जनता ने। हाँ, हमारी स्रोत सामग्री अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे का जो विवरण देती है, उससे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कलकत्ता में जो हुआ वो कोई अचानक भड़का हुआ दंगा नहीं था। किताब स्पष्ट रूप से बताती है कि जिन्ना के आह्वान के बाद
तत्कालीन बंगाल के प्रधानमंत्री सुहरावर्दी ने किस तरह प्रशासन का इस्तेमाल किया था? डायरेक्ट एक्शन डे ने बंटवारे की प्रकृति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। सोहरावर्दी ने उस दिन बाकायदा पुलिस को छुट्टी दे दी थी। हिंसा को प्रायोजित कर रहे हैं। एकदम सही। इस दिन ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की मांग अब सिर्फ कोई संवैधानिक या कानूनी लड़ाई नहीं रह गई थी, ये अब सड़कों पर खून बहाकर हासिल की जाने वाली चीज बन गई थी। प्रशासन की ये शून्यता एक सोची समझी रणनीति थी। हाँ, और इसके बाद जो व्यक्ति इस बंटवारे को जमीन पर उतारने आया, उसकी कहानी तो और भी अजीब है। सर सिरिल रैटक्लिफ। हाँ, किताब बताती है कि सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए इस व्यक्ति ने भारत कभी देखा ही नहीं था। उन्हें यहाँ के भूगोल, यहाँ की संस्कृति या समुदायों के बारे में शून्य ज्ञान था। उसे बस कुछ ही हफ्तों का समय दिया गया और उसने दिल्ली के एक बंद कमरे में बैठकर पुराने नक्शों पर बस एक पेन से लकीर खींच दी। रैटक्लिफ के पास काम पूरा करने के लिए सिर्फ 36 दिन थे। उन्होंने उन इलाकों का कभी दौरा नहीं किया जहां वो लकीर खींच रहे थे। उन्होंने पुराने जनगणना के आंकड़ों और पुलिस चौकियों के आधार पर सीमा तय कर दी। ये एक ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया थी जिसमें इंसानी भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। इस लकीर ने घरों को बीच से काट दिया। मतलब ऐसा हुआ कि किसी का बेडरूम भारत में रह गया और रसोई पाकिस्तान में चली गई। अरे किसानों के खेत एक देश में और उनका गांव दूसरे देश में। बिल्कुल। और इस अदूरदर्शिता का नतीजा था इतिहास का सबसे भयानक विस्थापन। लगभग 1.4 करोड़ लोग रातों रात बेघर हो गए और 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जो दस्तावेजों में दृश्य दर्ज हैं वो रूह कपा देते हैं। वो लाहौर की नहर जो लाशों से पड़ गई थी और जिसका पानी पूरी तरह लाल हो गया था। और वो वाकया जहां लाहौर का एक करोड़पति जो महलों में रहता था अपना सब कुछ पीछे छोड़कर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचता है, बिल्कुल एक भिखारी की तरह जिसके पास सिर्फ शरीर पर पहने कपड़े बचे थे। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने बड़े पैमाने पर हुई इस त्रासदी के लिए क्या केवल ब्रिटिश प्रशासन की नाकामी जिम्मेदार थी या फिर समुदायों के दिलों में भरा गया जहर? देखिए, दस्तावेज दोनों ही बातों की पुष्टि करते हैं। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। रामचंद्र गुहा जैसे इतिहासकारों का संदर्भ बताता है कि अंग्रेजों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना का सही इस्तेमाल नहीं किया। वो बस जल्दी से भारत छोड़ना चाहते थे। हाँ, और दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं और सांप्रदायिक संगठनों ने बरसों से लोगों के दिमाग में जो अविश्वास का जहर घोला था, उसने एक चिंगारी का काम किया। जब ऊपर से प्रशासन काम करना बंद कर देता है, तब आम इंसान के अंदर का डर नफरत में बदल जाता है। बिल्कुल। बरसों से साथ रहने वाले पड़ोसी सिर्फ धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये ब्रिटिश लापरवाही और स्थानीय सांप्रदायिकता का एक बहुत घातक मिश्रण था। और ये अफरा तफरी सिर्फ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तक सीमित नहीं थी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय 500 से अधिक स्वतंत्र रियासतें भी थीं। राजा और महाराजाओं की रियासतें। किताब इन राजाओं की विलासिता का ऐसा वर्णन करती है जो आज के समय में अविश्वसनीय लगता है। मतलब कुत्तों की शादियों में लाखों रुपए उड़ाना, हीरे जवाहरात से भरे तहखाने और कूड़ा उठाने के लिए कस्टमाइज की गई रोल्स रॉयस गाड़ियां। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने घोषणा की कि वे जा रहे हैं, इन 500 राजाओं के सामने अपनी सत्ता खोने का संकट खड़ा हो गया। ब्रिटिश क्राउन के हटते ही इन रियासतों को तकनीकी रूप से आजाद होने का अधिकार मिल गया था। तो अगर ये 500 रियासतें अलग देश बन जाती तो भारत का नक्शा एक छलनी जैसा दिखता ना, जिसमें जगह जगह अलग अलग देशों के छोटे छोटे टुकड़े होते। एकदम सही। और इसी बिंदु पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, और उनके मुख्य सचिव वीपी मेनन ने मास्टर स्ट्रोक खेला। ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने ये किया कैसे, क्योंकि सिर्फ देशभक्ति की अपील तो काम नहीं आ रही थी। पटेल और मेनन ने कूटनीति के हर पहलू का इस्तेमाल किया, जिसे हम साम दाम दंड भेद कहते हैं। उन्होंने राजाओं को प्रिवी पर्स यानी एक सुनिश्चित पेंशन का लालच दिया। उन्हें उनके महल और उपाधियां बनाए रखने का वादा भी किया। हाँ, लेकिन इसके साथ ही दबे शब्दों में ये चेतावनी भी दी कि अगर उनकी जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया तो अब ब्रिटिश सेना उन्हें बचाने नहीं आएगी और ना ही भारत सरकार उनकी कोई मदद करेगी। बिल्कुल। इस दबाव और प्रलोभन की नीति ने लगभग सभी रियासतों को भारत में विलय करने पर मजबूर कर दिया। लगभग सभी। लेकिन एक रियासत ऐसी थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप की नींद उड़ा दी। कश्मीर। वहां के महाराजा हरि सिंह एक अजीब दुविधा में फंसे थे। उनकी ज्यादातर प्रजा मुस्लिम थी, लेकिन वे खुद एक हिंदू शासक थे। और वो ना तो भारत के साथ जाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ। वे स्विट्जरलैंड की तरह बस एक स्वतंत्र देश का सपना देख रहे थे। और इसी झिझक ने पाकिस्तान को मौका दे दिया।
पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हथियारबंद कबाइलियों को भेज दिया, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का गुप्त समर्थन हासिल था। कबाइलियों ने कश्मीर में घुसते ही भीषण लूटपाट और हत्याएं शुरू कर दी। और वे तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। फ्रीडम एट मिडनाइट में ये हिस्सा किसी हॉलीवुड वॉर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं लगता। हाँ, कबाइली हमलावर श्रीनगर की हवाई पट्टी से बस कुछ ही दूरी पर थे। बिजली काट दी गई थी। और तब एकदम आखिरी मिनट में महाराजा हरी सिंह, जो हार मान चुके थे, अपने एडीसी को वो मशहूर आदेश देते हैं। वे उसे अपना रिवॉल्वर देकर कहते हैं, अगर सुबह तक भारतीय सेना के विमान आसमान में ना दिखें तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। सोचिए उस रात महल में क्या गुजर रही होगी। सच में। और फिर एकदम अंतिम क्षणों में भारतीय सेना के विमान श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतरते हैं और मोर्चा संभालते हैं। ये नाटकीयता इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ थी। भारतीय सेना के पहुंचने से ठीक पहले महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिससे कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा बन गया। और भारतीय सेना ने कबाइलियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नेहरू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। हाँ, और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले गए, जहां उन्होंने जनमत संग्रह कराने का वादा किया। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब जब भारतीय सेना जीत रही थी तो नेहरू ने ये कदम क्यों उठाया? इसके पीछे तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और नेहरू की आदर्शवादी सोच थी। उन्हें लगता था कि संयुक्त राष्ट्र एक निष्पक्ष संस्था है जो इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा देगी। लेकिन इसका जमीनी नतीजा ये हुआ कि संघर्ष विराम के समय जो सेना जहां थी वहीं रुक गई। बिल्कुल, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। आज दक्षिण एशिया में जो भी सैन्य कूटनीति और सीमा पर तनाव हम देखते हैं, उसकी नींव अक्टूबर 1947 के इन्हीं फैसलों में गहराई तक धसी है। खैर, इन सभी घटनाओं के विवरण को देखकर एक बात तो साफ है कि फ्रीडम एट मिडनाइट हमें इतिहास के पन्नों में खींच ले जाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन दस्तावेज ये भी बताते हैं कि कई बड़े इतिहासकार इस किताब को पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं मानते। कुछ लोग इसे इतिहास की किताब कम और एक मसालेदार थ्रिलर ज्यादा मानते हैं। क्या इस किताब के नजरिए में कोई बुनियादी खामी है? देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा पश्चिमी या कह लें यूरोसेंट्रिक है। लेखकों ने इस किताब के लिए सबसे ज्यादा इंटरव्यू लॉर्ड माउंटबैटन के किए थे। तो इसका नतीजा ये हुआ कि किताब में एक व्हाइट सेवियर या श्वेत उद्धारकर्ता की छवि गढ़ी गई। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे माउंटबैटन कोई महान नायक थे जो बेवकूफ और आपस में लड़ रहे भारतीयों को उनके खुद के विनाश से बचाने आए थे। माउंटबैटन की हर विफलता और उनकी जल्दबाजी से हुई मौतों को परिस्थितियों का दोष बताकर उन्हें बचा लिया गया है। इतना ही नहीं, इस किताब में कई ऐसे सनसनीखेज दावे किए गए हैं जिन पर जमकर विवाद हुआ। हाँ, जैसे नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर के संबंधों को लेकर किए गए दावे, जिन पर कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी वजह से गोडसे के भाई ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग की थी। और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबैटन के बीच के भावनात्मक लगाव को जिस तरह से एक प्रेम कहानी के रूप में पेश किया गया है, उसे भी कई इतिहासकार महज अफवाह मानते हैं, जो शायद सिर्फ किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए डाली गई थी। हाँ, तो ऐतिहासिक एकेडमिक मानकों पर यह किताब निश्चित रूप से कमजोर है। इसमें तटस्थता की भारी कमी है। तो फिर हम इसे क्यों पढ़ें? अभी इन सब आलोचनाओं के बावजूद एक चीज जो इस किताब को खास बनाती है, वो है इसका इमोशनल ट्रूथ, यानी भावनात्मक सच। इतिहास की भारी भरकम और सूखी किताबों में अक्सर आम आदमी का दर्द, विस्थापन की पीड़ा और भूख छिप जाती है। कॉलिंस और लापियरे ने उन अनगिनत शरणार्थियों, पुलिस वालों और आम नागरिकों की आवाज को जीवंत किया है, जिन्होंने उस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल, उन्होंने उस खौफनाक माहौल को बहुत अच्छे से उकेरा है। ये सच है। ये किताब हमें 1947 के उस दर्द को सिर्फ समझने नहीं बल्कि महसूस करने पर मजबूर करती है। और इस पूरी गाथा का जो अंत है वो भारत के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय है। हाँ, आज़ादी मिले अभी कुछ ही महीने हुए थे कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। वो व्यक्ति जिसने आधी सदी तक अहिंसा का उपदेश दिया और एक साम्राज्य को बिना हथियार उठाए झुकने पर मजबूर कर दिया, वो खुद अपने ही देश में नफरत की गोलियों का शिकार हो गया। गांधी जी की हत्या केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी,
ये इस बात का एक क्रूर प्रमाण था कि बंटवारे की नफरत और सांप्रदायिकता का जहर भारतीय समाज की जड़ों में कितनी गहराई तक समा चुका था। भारत ने अपनी आजादी की जो कीमत चुकाई वो अकल्पनीय थी। लाखों लोगों का विस्थापन, खून से सनी सीमाएं और अंततः राष्ट्रपिता का बलिदान। बिल्कुल। 1947 का ये दौर मानव इतिहास के पन्नों पर दर्ज उन घटनाओं में से है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार पर गौर करते हैं। हाँ, बताइए। अक्सर कहा जाता है कि इतिहास हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि कलम किसके हाथ में है। इस किताब में हमें वाइसराय के महल की झलकियां मिलती हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर 1947 के बंटवारे की ये पूरी कहानी किसी माउंटबैटन या नेहरू के नजरिए से नहीं, बल्कि अपना घर-बार और सब कुछ खोकर सीमा पार करने वाले उस आम शरणार्थी की डायरी से लिखी गई होती, तो क्या आज हम आजादी और बंटवारे के उन नायकों और खलनायकों को इसी रूप में देखते? ये एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है। एक नेता के लिए जो महज एक राजनीतिक समझौता या कूटनीतिक जीत होती है ना, वही चीज किसी आम इंसान के लिए उसकी पूरी दुनिया का उजड़ जाना हो सकती है। परिप्रेक्ष्य या नजरिए के बदलते ही इतिहास की मायने पूरी तरह बदल जाते हैं। एकदम सही बात है। और यही वजह है कि इतिहास को हमेशा अलग-अलग नजरियों से पढ़ना चाहिए। हमने शुरुआत में उस भूकंप की बात की थी जिसने 1947 में एक नई इमारत को बीच से फाड़ दिया था। आज भी दशकों गुजर जाने के बाद उस भूकंप के झटके और वो दरारें हमारे समाज में साफ महसूस किए जा सकते हैं। इतिहास केवल गुजरा हुआ कल नहीं है, ये हमारे आज को लगातार आकार देता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा कि आजादी की असली कहानी किसकी नजर से देखी और समझी जानी चाहिए।